शिवसेना अपने सबसे बड़े सियासी संकट से गुजर रही है। जहां एक और उद्धव ठाकरे तमाम कोशिश करके शिवसेना को बचाने में जुटे हैं, तो वहीं उनके बागी विधायकों जो गुट है यानी कि शिंदे गुट, वो तमाम कोशिशें कर रहा है ताकि शिवसेना को महाविकास अघाड़ी से अलग किया जा सके। यहाँ पे बता दें कि शिंदे गुट के पास अब कुल 38 विधायक हो चुके हैं, तो वहीं पे जो उद्धव ठाकरे हैं उनके पास कुल 16 से 17 विधायक ही बचे हैं। अब इसको लेकर जहां एक तरफ उनके पास 38 विधायक है और उन्होंने अपना जो शिंदे है, एकनाथ शिंदे, उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया है और एक नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है जिसका नाम होगा शिवसेना बी से यानी कि बाला साहेब। अब इसको लेकर शिवसेना बिफर पड़ी है। उन्होंने कहा है कि इससे बाला साहेब का नाम बिगड़ रहा है और उन्होंने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत भी की है। हालांकि शिंदे गुट ने यह आश्वासन जताया है कि चुनाव आयोग इस पर सख्त कार्रवाई कोई ऐसी नहीं करेगा क्योंकि ये इससे किसी का नाम नहीं बिगड़ रहा है। अब इसको लेकर ही एक कार्यकारिणी की बैठक की गई महाराष्ट्र में, जिसमें तमाम जो नेता थे शिवसेना के वो शामिल हुए। यहाँ तक कि उद्धव ने उस तरफ शिंदे गुट पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एकनाथ जो शिंदे थे, पहले तो जब शिवसेना में थे तो वो नाथ थे, लेकिन अब बाहर जाके दास बन चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बाला साहेब का नाम बिगाड़ने के लिए शिंदे जो है वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, जिसको लेकर शिंदे ने भी कई सारे तंज जो उद्धव ठाकरे हैं उन पर कसना चाहा। हालांकि इस कार्यकारिणी बैठक में खास बात रही कि जहां एक और उद्धव ठाकरे इस कार्यकारिणी की बैठक में खूब ललकार रहे थे, तो वहीं पे दूसरी ओर गुवाहाटी के अंदर एक नई शिवसेना बनाने की तैयारियां चल रही थी। आपको बता दें कि इसको लेकर एनसीपी ने भी अब शिवसेना पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। एनसीपी का कहना है कि आखिर इतने बड़े जो नेता थे वो बागी हो गए और जो शीर्ष नेतृत्व था उसको पता ही नहीं चला। इसके साथ ही जब वर्षा के अंदर ये तमाम विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें जो विधायक शामिल हुए थे वो बाद में आखिर बागी कैसे हो गए, इन तमाम सवालों का तो जवाब शिवसेना देगी ही। इसके साथ ही अब बाला साहेब को लेकर भी स्थिति असमंजस में पड़ गई है। उनका कहना है कि जो शिवसेना चाहे किसी भी बात को लेकर हो, लेकिन हिंदुत्व को लेकर वो दोबारा से अपना वही पुराना रुख अपनाना चाहती है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी और जो बाला साहेब के ऊपर राजनीति चल रही है वो कब तक चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि सदस्य देशों को एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को समझना चाहिए और आतंकवादियों को नामित करने में भरपूर सहयोग देना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर शुक्रवार को समाप्त हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखे गए सुझावों और बयानों का विस्तृत ब्यौरा दिया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति के सामने पेश भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव को चीन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। चीन द्वारा मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नामित करने के प्रस्ताव को अवरुद्ध करने के बाद भारत सरकार के सूत्रों ने कहा है कि यह निर्णय आतंकवाद का मुकाबला करने के चीन के दावे के बिल्कुल विपरीत है और उसके दोहरे मापदंड का संकेत देता है। वहीं ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी जर्मन चांसलर के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी जाएंगे। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले ग्राम पंचायत चुनावों के लिए आज मतदान हुआ। आज सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग हुई। 52 जिलों की 8,702 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ। करीब 26,902 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। महिलाओं ने भी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भोपाल में एक महिला अपने 15 दिन के बच्चे को लेकर मतदान केंद्र पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले चरण के लिए 26,902 मतदान केंद्र बनाए गए। प्रदेश भर में 3,989 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए पोलिंग पार्टियां भी एक्टिव रहीं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में वीडियोग्राफी कराई गई। बारिश के मौसम को देखते हुए मतपत्रों को बारिश से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम कराए गए। चुनाव आयोग ने वाटरप्रूफ सामग्री का उपयोग करने की तैयारी की। पहले चरण में 1 लाख से ज्यादा मतदान कर्मी, करीब 52,000 से ज्यादा पुलिस सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। दरअसल मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण के लिए चुनाव आज संपन्न हो गया है। दूसरे चरण के लिए 1 जुलाई को मतदान होगा और तीसरे चरण का चुनाव 8 जुलाई को होगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार लगातार फतेहाबाद के हरियाणा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पंजाब पुलिस व दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद हिसार के किरमारा से रमेश के घर जो हथियार बरामद हुए थे, उसी रमेश ने यह खुलासा किया था कि फतेहाबाद में सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे हत्या होने से पहले व हत्या करने के बाद रुके थे। उसी के बाद जो दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम ने यहाँ दस्तक दी थी और पवन गुज्जर व उसके 3 पार्टनर को दिल्ली क्राइम
टीम ने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया था। बता दें कि हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला के जो हत्यारे थे वो यहाँ सावरिया होटल में कमरा नंबर 207 में करीब 2 घंटे रुके थे और उसके बाद यहाँ से चले गए थे। काले ने ही हत्या वाले दिन जो है सिद्धू मूसेवाला के जो हत्यारे थे उन्हें कमरा दिया था और ये झज्जर की आईडी सुमित कुमार के नाम से थी। उसी आईडी पे इन अपराधियों को यहाँ कमरा दिया गया था। फिलहाल अभी दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम द्वारा जो 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ में और क्या बड़े खुलासे करती है। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए आईएएस संजय पोपली के बेटे कार्तिक की मौत हो गई है। शनिवार को चंडीगढ़ में संजय पोपली के बेटे कार्तिक की उनके आवास पर गोली लगने से मौत हुई है। संजय पोपली के परिवार का आरोप है उनके घर पर विजिलेंस जांच करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान कार्तिक को गोली लगी है। इसके साथ ही परिवार ने पुलिस पर कार्तिक की हत्या का भी आरोप लगाया है। वहीं चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी कुलदीप सिंह चहल का कहना है कार्तिक की मौत लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारने से हुई है। इस मामले में अब परिवार का पुलिस प्रशासन पर और विजिलेंस पर गंभीर आरोप है। बहरहाल इस मामले में आगे जांच में क्या सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। काबिले गौर है संजय पोपली की भ्रष्टाचार के एक मामले में 4 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी। संजय पोपली पर सीवरेज बोर्ड का सीईओ रहते हुए एक ठेकेदार से रिश्वत लेने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। ग्राम पंचायत तो शाम द्वारा बाजार में दुकानदारों व राहगीरों के लिए जो 2 मोबाइल शौचालय रखवाए गए थे वे देखरेख के अभाव में जर्जर हो चुके हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासन के द्वारा इनकी रख रखाव की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। दोनों ही मोबाइल शौचालय सरकारी अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में रखे गए हैं। मोबाइल शौचालय उपलब्ध नहीं होने से दुकानदारों व राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि मोबाइल शौचालय की उन्हें जो सुविधा दी गई थी वह मोबाइल शौचालय देखरेख के अभाव में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दुकानदारों ने प्रशासन से मोबाइल शौचालय की मरम्मत करवाकर बाजार में निर्धारित स्थान पर उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सिलसिले आशिक ने युवती के एक तरफा प्यार में उसे गोली मारकर घायल कर दिया। युवती पर हुए इस कातिलाना हमले के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। गनीमत ये रही कि युवती की गर्दन पर गोली छूकर निकल गई, जिसके बाद घायल युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और युवती के बयान दर्ज कर लिए हैं। बयान के दर्ज के बाद आरोपी की पहचान कर ली गई है और गुरुग्राम पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खुराना। भिवानी के कृष्णा कॉलोनी में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर करने वाले 2 बदमाशों को भिवानी की सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें ये युवक बेरोजगार हैं और पैसे ऐंठने के लिए इस तरह की हवाई फायर करके लोगों से पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने दोनों को काबू कर लिया है। दोनों भिवानी के ही निवासी, जिनमें से एक का नाम धीरा, दूसरे का नाम सोनू है। हालांकि इनके ऊपर पहले भी एक मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का खुलासा किया और बताया कि ये लोगों से पैसे ऐंठते थे और हवाई फायर करके डराते थे, दहशत फैलाते थे, उसके बाद पैसे लेकर के रफू चक्कर हो जाते थे। इस तरह की घटना गत दिनों उन्होंने कृष्णा कॉलोनी में भी की थी और पुलिस ने उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया है और दोनों की पहचान करके मामले की जांच भी शुरू कर दी है और दोनों को जेल भी भेज दिया है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। पानीपत की महावीर कॉलोनी स्थित एक दुकान के ऊपर बने कमरे में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाना पड़ा, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने भी सूझबूझ दिखाई और दमकल विभाग की गाड़ी के आने से पहले ही दीवार तोड़कर आग को बुझाया गया। वहीं दमकल विभाग की गाड़ी ने पहुंचकर पूरी आग को बुझा दिया। वहां पर घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 15,940 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 20 लोगों ने कोरोना से अपनी जान भी गंवा दी है। देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 91,769 हो गए हैं। देश में संक्रमण दर बढ़कर 4.39% हो गई है।
वहीं कोरोना से मृत्यु दर भी बढ़कर 1.21% हो गई है। कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र से कोरोना के 4,205 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली से 1,447 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 5.98% हो गई है। हरियाणा में कोरोना के 651 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 637 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। हरियाणा में कोरोना के कुल एक्टिव केस 3,099 हो गए हैं। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं दिल्ली एनसीआर की अगर बात करी जाए तो बढ़ते तपिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसके चलते मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री रह सकता है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो मानसून को लेकर दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। वहीं संभावना ये भी जताई जा रही है कि 27 जून के आसपास मानसून राजधानी में दस्तक दे सकता है। हालांकि कई मानसून पहले ही दस्तक दे चुका है। वहीं दक्षिण भारत में झमाझम बारिश हो रही है और कई जगह जलभर भी हुआ है, जिसके बाद कई दिनों तक तेज़ बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं बारिश होने से पहले लोगों को गर्मी का सितम भी झेलना पड़ेगा।